11 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण न्यूज जो न्यूज़पेपर में और अलग अलग साइट्स पे आए हुए थे उसको देख रहे हैं। सबसे पहला न्यूज है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग है। देखिए क्या हुआ है, इसरो प्रमुख के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? तो बेंगलुरु में एक प्रोग्राम के इनॉग्रेशन में जो है, अभिभाषण में वो ये बात कहे हैं। यूएस इंडिया स्पेस बिजनेस फोरम, ठीक है, पूछा जा सकता है ये कहाँ पे हुआ है? यूएस इंडिया स्पेस बिजनेस फोरम। तो ये फोरम जो है, इसका मीटिंग बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। वहीं पर इसरो के प्रमुख है वी नारायणन, उनके द्वारा कहा गया है कि इसरो जो है उसका नींव जो है वो प्रतिस्पर्धा, यानी किसी देश के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि मानव के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए किया गया है ना, या वैश्विक सहयोग के लिए किया गया है। तो ये अगर जो कोई भी मेंस देंगे तो वहां पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में आंसर लिखना होता है, तो वहां आप इस स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं कि इसरो जो है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि मानवता की सहायता के लिए काम करता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है यूएस इंडिया स्पेस बिजनेस फोरम कहाँ पे हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। इसमें हुआ क्या है, तो भारत और यूएसए जो है दोनों मिलकर स्पेस के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसको लेकर जो है बात किया है, डिस्कशन किया है, या अपने आगामी लक्ष्यों को लेकर भी यहाँ पे बातें रखी। यहाँ पे जो वी नारायणन है वो कहे हैं कि 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने का जो एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, गगनयान, इन सब का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा भारत जो अपना अंतरिक्ष वो बना रहा है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध चलाया अविश्वास प्रस्ताव का अस्त्र, ठीक है। तो ये कल हम आपको बताए थे, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ओम बिरला जी के ऊपर लाया जा रहा है। इसमें बहुत कुछ नया नहीं है और विवाद का मुद्दा है, तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि इसका प्रोसेस क्या है। तो ये हम बता चुके थे आपको, आर्टिकल 94 के अंतर्गत जो है इसका मतलब किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जो है आर्टिकल 94 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए 50 लोकसभा के सदस्यों की पूर्व अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, एप्स्टीन फाइल। तो ये चर्चा में बना ही हुआ है, कुछ और नए लोगों का नाम आ गया है तो इस वजह से न्यूज में है, ठीक है। यही है जेफरी एप्स्टीन। इसके अलावा जो नए दिग्गजों का नाम है उसमें एलन मस्क हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, बिल गेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसके अलावा विल क्लिंटन हैं, भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता है मीरा नायर, उनका नाम आया है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं किम स्टारमर, उनका नाम आया है। तो किम स्टारमर जो है उनसे जुड़ा हुआ यहाँ पे न्यूज आया है कि उनपे बहुत ज्यादा दबाव है अपने पद को छोड़ने के लिए, और ब्रिटेन की राजनीति में जो है काफी हलचल भरा दौर गुजर रहा है इसमें। और किम स्टारमर जब अपना पद अगर छोड़ते हैं, इफ एनी चांस अगर छोड़ते हैं, तो उनकी जगह पर जो है प्रधानमंत्री के दौर में पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की रहने वाली हैं, वहां की मूल स्थायी है, उनका नाम है शबाना महमूद, वो आगे चल रही हैं। यानी अगर किम स्टारमर जो है वो देते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो शबाना महमूद जो है वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्तमान में वो अमेरिका की विदेश मंत्री हैं, सॉरी गृह मंत्री हैं, ठीक है, ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, और वो पीओके से हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो बिलोंग करती हैं, इसलिए ये चर्चा में है। फिर बांग्लादेश को छूट देने से कपड़ा निर्यात पर असर, न्यूज क्या है? आपको पता होगा कि अमेरिका और भारत के बीच में जो है ट्रेड डील हुआ है, ठीक है। तो 50% से घटाकर इसको 18% कर दिया गया था, और अभी 2-3 दिन उसके बाद ही, इस ट्रेड डील होने के 2 दिन बाद ही जो है बांग्लादेश के साथ भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक ट्रेड डील हुआ, और वहां का जो भी कहते हैं टेक्सटाइल बिजनेस है उसको भी छूट दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। बांग्लादेश पर भी जो है बहुत सारा टेरिफ अप्लाई किया गया था, लेकिन उसको भी घटाकर 19% कर दिया गया है। तो इससे जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है ये टेक्सटाइल का जो क्षेत्र है उसमें प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिल सकता है, और कहा जा रहा है कि भारतीय जो निवेशक हैं, जो भारतीय उत्पादक हैं, उसको हानि हो सकती है, ठीक है। तो उसी पर जो है ये लेख छपा हुआ है। आगे चलते हैं,
ये न्यूज हम आपको बाद में बताते हैं ये क्या न्यूज है। बस आप यहाँ पे एक लड़की है, एक व्यक्ति है, उनका नाम याद रखिएगा, आरती गुप्ता। आप लोग अगर कहीं नोट कर रहे होंगे तो ये जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती गुप्ता पहले भी चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि ये नालंदा की रहने वाली हैं और मौसम वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका गई हुई है। ठीक है, तो बिहार की पहली मतलब वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक, जो अंटार्कटिका गई थी शोध के लिए। तो पूछा जा सकता है ये किस जिले से है, तो नालंदा जिले से है। इसके अलावा ये न्यूज क्या है हम इसको आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आज जो 11 फरवरी है, 11 फरवरी को हम लोग एक दिवस मनाते हैं, उसी से संबंधित ये न्यूज है। ठीक है ना, तो उसको हम आपको आगे बताएंगे। दिवस का नाम क्या है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। पटना में जल्द शुरू किया जाएगा स्पोर्ट सिटी का निर्माण कार्य। तो ये होगा, इसके बारे में जब बनेगा तब बात करेंगे। वैसे बिहार सरकार जो है वो खेल के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास कर रहा है, आपको आइडिया होगा। इस उपलक्ष्य में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। मोइनुल हक स्टेडियम जो है उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राजगीर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो बिहार बहुत तेजी से जो है ये सब प्रयास कर रहा है। इसके अलावा हर पंचायत में खेल का मैदान बनाने की बात चल रही है। एकलव्य योजना चलाया जा रहा है ना। ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है, प्रोत्साहित करना है। इवन जो हमारी खेल मंत्री हैं वो भी शूटिंग से जुड़ी हुई हैं। बताइए नाम क्या है उनका? श्रेयसी सिंह। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे नाम याद रखिएगा, केसर राज। इस तरह का न्यूज पूछता है एग्जाम में। केसर राज जो है ये मोतिहारी की रहने वाली हैं और तलवारबाज हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही केसर राज किस खेल से जुड़ी हुई हैं। इनका खेल का नाम याद रखिएगा। खेल कौन सा है? तलवारबाजी। ठीक है, केसर राज इनका नाम है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस इनका नाम याद रखिएगा, केसर राज, और ये तलवारबाजी से जुड़ी हुई है। अगले न्यूज पे चलते हैं। अमीरी की ओर बढ़ता भारत। तो ये एक लेख छपा है जिसमें तुलना किया गया है कि जब भारत आजाद हुआ था तब प्रति व्यक्ति आय कितना था और अभी 2026 में प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है। इसके अलावा आय असमानता जो है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है, इस पे जो है लिखा गया है। ठीक है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। ये न्यूज भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। जब आपसे जुडिशियरी यानी न्यायालय के ऊपर लेख लिखने या प्रश्न पूछा जाए तो आप इन आंकड़ों को वहां पे कोट कर सकते हैं। आंकड़ा क्या है? देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर अदालतों में महज 22 जज हैं। ठीक है, तो देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर अदालतों में 22 जज हैं। 10 लाख जनसंख्या पर सिर्फ 22 जज हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। बिहार की बात करेंगे तो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यहाँ सिर्फ 99 जज हैं 10 लाख की जनसंख्या पे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 18 है, झारखंड में 21 है। ठीक है, उसके बाद देश में लंबित मुकदमों की संख्या का भी आंकड़ा दिया गया है। तो जिला अदालत जो है उसमें लगभग 4 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है लंबित मुकदमे हैं। हाई कोर्ट की बात कीजिएगा तो 63 लाख के आसपास है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिएगा तो 92,000 के आसपास है। तो बहुत ज्यादा लंबित मामला है, ये गंभीर चिंता का विषय है। ठीक है, इन आंकड़ों का आप कोट करेंगे तो बहुत फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 124 में। अच्छा, 129 में क्या है बताइए? 143 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। ठीक है, और 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति माने या ना माने उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है। अगला न्यूज है वायु प्रदूषण से सेहत पर बढ़ता खतरा। वायु प्रदूषण चिंता का विषय है और इस पे एक लेख छपा हुआ है, निबंध के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। ये आर्टिकल भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बस इसमें क्या कहा जा रहा है वो बता देते हैं। क्या है ये रहा है लेखक, ठीक है, कि अभी वर्तमान जो दौर है विश्व परिदृश्य की अगर बात कीजिएगा तो अर्थव्यवस्था जो है ना वो कहीं ना कहीं विदेश नीति को बहुत जोर से प्रभावित करता है। ठीक है, यानी अगर आप यूएस डील की बात कर लीजिए तो यूएस का जो डील हुआ है भारत के साथ वो भी हमारे विदेश नीति को कैसे प्रभावित कर रहा है? हमारे विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है क्योंकि हमको रसिया के साथ जो है
अपना सामंजस्य स्थापित करना होगा। इसके अलावा हमको ईरान के साथ भी अपना करना होगा बैलेंस, चीन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेड डील जो है वो कहीं ना कहीं जो है, या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है वो हमारी देश के विदेश नीति को डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। तो इसी पर जो है ये लिखा गया है, बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। एविएशन सेक्टर यानी वो जो उड़ान वगैरह भरता है ना, एरोप्लेन और इन सब से जुड़ा हुआ चीज है। यहाँ है ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन आर स्ट्रिपिंग वाइब्रेंट कलर्स फ्रॉम नेचर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता ही होगा, पॉल्यूशन पता होगा, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग एक शब्द है, कोरल ब्लीचिंग पता है क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है बताइए, किसी को आइडिया है तो? कोरल पता है क्या, कोरल क्या होता है? मूंगा होता है, मूंगा। मूंगा चट्टान है ना। तो कई बार क्या होता है कि ये मूंगा चट्टान में ना दो जंतु मिल के रहता है, क्या नाम, दोनों जंतु का नाम बताइए। कोरल और यूजेंथली, कोरल। स्पंज। अब होता क्या है ना कि उसमें जो कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर या सैलिनिटी बढ़ने के कारण या वाटर पॉल्यूशन बढ़ने के कारण जहां पे भी कोरल पाया जाता है उसमें का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मर जाता है, जिसकी वजह से जो कोरल के अंदर जो कलर प्रोवाइड किया जाता है ना वो कलर खत्म हो जाता है, और वहां पे पूरा कोरल रंग बिरंगा नहीं दिख के सीधा सफेद दिखता है, ठीक है, सिर्फ सफेद नजर आता है। उसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इन्वायरमेंट टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है कोरल ब्लीचिंग का। कारण क्या होता है? बढ़ता हुआ तापमान, प्रदूषण, कई बार पेट्रोल जो है वो समुद्र में फैल जाता है, उसके कारण भी कोरल ब्लीचिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, विज्ञान अनुसंधान में आधी आबादी का बढ़ता प्रभाव। अभी हम बात किए थे कि हम लोग 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल छपा है। और ये हम लोग मना कब से रहे हैं, तो ये 2015 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, तब से जो है हम लोग प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। इस बार 11वें क्रम का है, ठीक है, 11th है, तो इतना याद रखिएगा। हम एक महिला का नाम आपको याद करने के लिए बोले थे जो अंटार्कटिका गई हुई थी, क्या नाम था उनका? आरती गुप्ता। आरती गुप्ता, ठीक है, बढ़िया। कहाँ की रहने वाली थी वो? नालंदा। नालंदा की, ठीक है। इसके अलावा वो तलवारबाज, उनका नाम क्या था, तलवारबाज जो थी? किशोर राज, ठीक है, किशोर राज है ना, लिख लीजिए, केसर राज लिख लीजिएगा कहीं पे। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 फरवरी का है। सबसे पहला न्यूज क्या है? भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई अमरावती में। पूछा जा सकता है कि भारत की पहली क्वांटम वैली कहाँ बन रही है। तो ये पुराना न्यूज है, ठीक है, चर्चा में फिर से आ गया है इसलिए दिया गया है। तो ये अमरावती में बन रहा है। अमरावती बताइए किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो अमरावती में है, और जितेंद्र सिंह द्वारा जो है उसका मतलब वो शिलान्यास किया गया होगा, नींव रखा है। राज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि कहाँ पे खुला है, तो अमरावती में खुल रहा है, ठीक है। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के सीहोर से ये घोषणा किए हैं कि भारत जो है दालों में आत्मनिर्भरता लाएगा और इसके लिए मिशन चलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है वो वर्ष 2026 को किसान कल्याण का वर्ष मनाने का घोषणा किया है, तो ये भी याद रखिएगा। किस राज्य के द्वारा मनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा हुई है। अगला है ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स का आयोजन जो है इस बार भारत में होगा, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो ये 18वें क्रम का ब्रिक्स है, 17वां वाला ब्राजील में हुआ था। इसका आयोजन 18वें क्रम का भारत में हो रहा है, और इसके शेरपा कौन है? तो शेरपा का नाम है सुधाकर दलेला, ठीक है। सुधाकर दलेला जो है इनके शेरपा है। वहीं थीम की बात करिएगा, थीम क्या इस बार के ब्रिक्स का? तो यह है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ठीक है। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। देखिए जो ब्रिक्स है ना, ये कैसे बना है वो बता देते हैं कि 2002 के आसपास एक
अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है, जिम ओ नील, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। वह एक कल्पना किए, बताए कि 2002 के आसपास जो है ना अमेरिका का प्रभुत्व था, यूएसए का, और इसके आसपास कोई भी अर्थव्यवस्था नजर नहीं आ रही थी जो इसको टक्कर दे सके। तो जिम ओनील जो है एक परिकल्पना करते हैं, कहते हैं कि आने वाले समय में अगर 4 अलग अलग देश जो है ना BRIC, ये सब आपस में मिल जाए इनकी अर्थव्यवस्था, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। और इसी कारण जो है 2006 में ब्रिक बना, ठीक है, BRIC ब्रिक बना। फिर 2009 में इसमें अफ्रीका जुड़ गया, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ से ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। और फिर 2023 में जो है अन्य और भी बहुत सारे देश इसमें जुड़े हैं, जिसके बाद जो है ब्रिक्स जो है अपना आकार बड़ा करता जा रहा है। वर्तमान में अभी 10 देश हैं ब्रिक्स में, और नवीनतम देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, पूछा जा सकता है, ठीक है, नवीनतम देश भी याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, बायोफैक्ट 2026, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? जर्मनी में। फोकस क्या होगा? जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने पर, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट भारत के लिए इसलिए भी है क्योंकि इस आयोजन में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। जैविक उत्पादन पर जो है बायोफैक्ट 2026 का आयोजन जर्मनी में हो रहा है। कंट्री ऑफ द ईयर कौन है? भारत है। एक किताब है जिसका मतलब लोकार्पण हुआ है, किताब का नाम है ई माटी कथा काहे, ठीक है, ई माटी कथा काहे, ये उड़ीसा भाषा में है। इंग्लिश रूपांतर इसी का है बख्शी जगत बंधु, ठीक है, बख्शी जगत बंधु। ये पाइक विद्रोह के नेता भी थे। बख्शी जगत बंधु का नाम आप लोग सुने भी होंगे, है ना। ये उड़ीसा क्षेत्र का है, जो एक ट्राइबल रिवोल्ट था उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके लेखक दोनों कौन है? अलग अलग बुक है सर, दोनों अच्छा, ये अलग अलग दोनों- बुक है, एक ही आदमी ने दोनों बुक लिखे। ओके ओके, ठीक है। तो ये राइटर जो है वो है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, उनके द्वारा लिखा गया है ई माटी कथा का है। इसके अलावा बख्शी जगत बंधु, बख्शी जगत बंधु जो है ये पाइक विद्रोह पर आधारित किताब है। वो पाइक विद्रोह जो 1817 में हुआ था, इसके नेता हुआ करते थे। अगला न्यूज है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारविराकुल, ठीक है, तो ये चर्चा में रहे, इनका नाम याद रखिएगा। थाईलैंड में क्या हुआ था, वहां पे सिनाबोम करके एक लेडी थी जो प्रधानमंत्री थी, उनको हटा दिया गया था, ठीक है। एक फोन कॉल जो है उसके कारण, फोन कॉल में जो है कुछ आपत्तिजनक बातें जो थी वो वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे थे, उसकी वजह से, ठीक है, जो काफी गुप्त जानकारी थी उसको साझा करते हुए पकड़ी गई थी, तो इस वजह से इनको हटा दिया गया था। बाद में ये वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। फिर केरल की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित महिला जज कौन है? जिनका नाम क्या है? थान्या नाथन सी, पूछा जा सकता है, ठीक है। केरला की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित महिला जज हैं धान्या नाथन सी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रकाशित हो गया है, 2025 का आंकड़ा आ गया है। 2024 में हम लोग 96 पोजीशन पे थे, इस बार हम लोग 5 स्थान कम करके 91 पे आ गए हैं, ठीक है, 91वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्कोर 39 है। टोटल 182 कंट्रीज में भारत का स्थान 91 आया है, एग्जैक्ट हाफ पे है भारत, है ना। 182 का सीधा आधा कर दीजिएगा तो 91 हो जाएगा। पहले नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश की बात करिएगा तो ये दक्षिणी सूडान और सोमालिया है। ये दक्षिणी सूडान और सोमालिया किस महादेश का देश है बताइए? अफ्रीका। अफ्रीका का। ये सब जो है ना सोमालिया वगैरह, वहां पे भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सरकार जो है वो भी बहुत निरंकुश है, तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ देखने के लिए मिलती है। समुद्री लूट के लिए भी जो है ये देश काफी प्रचलित है। सोमालिया के समुद्री डकैत जो होते हैं वो वहाँ जो क्षेत्रीय जो समुद्र है वहां पे उनका बोलबाला रहता है, वहां से आसपास से जो गुजरने वाली जहाज रहती है उसको लूटते हैं, ठीक है। तो ये ही इतना ही न्यूज था आज, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा न्यूज था भी नहीं।